हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकृति और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 नए साम्राज्य और राज्य। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। अरविंद कौन था, मतलब इस चैप्टर में एक स्टोरी दिखाई गई है और वो गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। हरिसेन एक कवि थे और मंत्री थे समुद्रगुप्त के दरबार में। उनके द्वारा इस काव्य की रचना की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। इसे प्रशस्ति बोलते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा, यानी कि प्रशस्ति का अर्थ क्या है, प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा कि हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था ना, गौतमी सातकर्णी के बारे में लिखा था, ऐसा ही। परंतु गुप्त काल में इसका महत्व बढ़ गया था। अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, है ना, यानी कि समुद्रगुप्त की प्रशंसाएं। समुद्रगुप्त की प्रशंसा में क्या बताती है, कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्ध जीतने वाला राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए होते हैं और यहाँ वैसे ही वाक्य का एक अंश दिया गया है। योद्धा के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुल्हाड़ी हो, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों जैसे लगे घावों को दाग से भरने होने के कारण बहुत ही सुंदर दिखता है ना। अब देखते हैं ये देखिए, यहाँ पर आपको एक मैप दिखाया गया है। इस मैप में जो ये रेड कलर के डॉट्स हैं, ये गुप्त वंश द्वारा जीते गए राज्य हैं, नगर हैं। अमरावती के पास ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे डॉट्स लगे हुए हैं। ये एरिया गुप्त वंश के राजाओं द्वारा जीता गया था, ठीक है। और ये जो ब्लैक डॉट्स है, ये उस समय के नगर हैं। और ये जो आपको ग्रीन कलर से दिखाया गया है, यहाँ पर ये आर्यव्रत का क्षेत्र था। और पिंक कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, ये आंतरिक राज्य हैं, गुप्त वंश के समय के आंतरिक राज्य हैं ये। और ये जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, ये बाहरी राज्य हैं, ठीक है। तो इस मानचित्र में आपको हरे रंग का जो क्षेत्र था वो आर्यवर्त के उन 9 शासकों का था जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जो आपको ग्रीन कलर से दिखाया था। उसके बाद थे दक्षिणापथ के 12 शासक। दक्षिणापथ आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर रेड डॉट लगाए गए हैं। जो रेड डॉट वाले थे वो दक्षिणापथ के राजाओं के थे और उन्हें समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था। समुद्रगुप्त के सामने उन्हें समर्पण किया था और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। और जो ये पर्पल कलर दिखाया गया था, ये पड़ोसी देश थे। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिमी कई राज्य थे। और इसके जो बाह्य इलाके के शासक हैं, इन्हें नीले रंग से दिखाया गया है। संभवतः कुषाण तथा शक वंश के शासक थे ये, है ना। इसमें श्रीलंका के भी शासक थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से कर दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 सिक्के दिखाए गए हैं। इनमें वीणा बजाने वाला राजा दिखाया गया है समुद्रगुप्त को, ऐसा यहाँ पर ये वीणा बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त राजा को। इसके और कई तरह के सिक्के बनाए गए थे उस समय। अब है वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती थी। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह यानी कि परदादा, प्रतिमाह यानी कि परदादा के भी पिता, और पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती थी। मतलब काफ़ी सारी प्रशस्तियाँ लिखी गई थी जिनके बारे में जिनमें इनके पूरे परिवार के बारे में लिखा गया था। इनकी माँ जो थी कुमार देवी थी, लक्ष्मीगण के थी ये। और इनके पिता जो थे वो चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा अधिराज की भी उपाधि धारण की थी, है ना। समुद्रगुप्त ने यह भी यह उपाधि धारण की।
उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। यानी कि इनके जो दादा और परदादा थे वो सिर्फ महाराजा थे और इनके पिता ने महाराजा अधिराज की भी उपाधि धारण की थी। इससे अभ्यास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व तो बढ़ता जा रहा था। ठीक है। विक्रम संवत क्या था? 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से चंद्रगुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय थे जो उनके मतलब ये चंद्रगुप्त थे गुप्त वंश के राजा, इनके नाम से इसे जोड़ा जाता है शक संवत को। और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि जो थी धारण की थी और इन्होंने शकों के राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। इस विजय के स्वरूप में इन्होंने शक संवत की प्रारंभ किया था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली है ना, वो जो पूर्वजों की सूची होती है उससे भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक का परास्त किया था। अंतिम शासक जो थे उनको परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा रहता था। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आते हैं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन, है ना, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी थी हर्षचरित्र, है ना। तो ये आपको मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है, याद रखना है। बाणभट्ट को हर्षचरित्र ने लिखा था संस्कृत में। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वयं तत्संग, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो हर्ष के दरबार में रहे थे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विवरण लिखा है। हर्ष अपने माता पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद ये राजा बने थे थानेसर के। उनके बहनोई थे, वो कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक उन्होंने उन्हें मार डाला, उन्हें मतलब उनके बहनोई को, तो हर्ष ने कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया था और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता उन्हें अन्य जगहों पर कहीं नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ये चालुक्य नरेश जो था दूसरा वंश आ गया था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ मतलब वही प्रशंसाएं। ठीक है। तो इस तरह से नए नए साम्राज्य और राज्य आते जा रहे थे। इस चैप्टर में देखिए आपने कितने सारे पढ़ लिए हैं अभी तक। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पहले थे चोल, है ना, चेर और पांड्य। ठीक है। पहले चैप्टर में तो हमने ये पढ़ा था। अब इसमें पढ़ेंगे हम चालुक्य, पल्लव और पुलकेशिन। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राजा जो था चालुक्य नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, और जबकि चालुक्यों का राज्य था कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के बीच। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। यह एक व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया था और यहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को ही निशाना बनाया जाता था, जो कि ये समृद्ध शहर होते थे। पुलिकेशिन द्वितीय जो था वो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उनके बारे में हम उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वज खास तौर पर पिछले 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व, पश्चिम तथा दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अभियान चलाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा था, मतलब वो दुखी हो गया था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी, मतलब वो ज़्यादा दिन तक
विजयी नहीं रह पाए थे। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए थे। पल्लव और चालुक्यों को अंतर राष्ट्रों तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। इसके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं को की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा, मतलब लगान लेना था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। इकाई कौन होते थे? गांव। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्तियाँ रखने वाले लोगों के लिए समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए थे। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए थे, मतलब बेटे के बाद बेटा अपने पिता के पद का पद पाते थे। जैसे कवि थे वो हरिसेन, उन्होंने अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे, है ना। जो कवि हरिसेन थे वो अपने पिता की तरह महादंडनायक बन गए थे, यानी कि मुख्य न्यायाधिकारी अपने पिता की जगह बन गए थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारत्याय अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे, तथा एक संधि विग्राहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री, जो शांति के और युद्धों के बारे में बात करते हैं, वो मंत्री भी बन गए थे। यानी कि एक ही व्यक्ति जो था वो कई पदों पर कार्य कर रहा था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। जैसे इसमें नगर शास्त्री यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था। सार्थवा यानी व्यापारियों के कफीले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात शिल्पकार तथा कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली होते जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। अब एक नए प्रकार की सेना आ गई थी। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और घुड़सवार पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिकों की सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। यानी कि जब भी राजा दुर्बल हो जाते थे, कमज़ोर हो जाते थे, तो ये जो सामंत होते थे ये स्वतंत्र होना चाहते थे, अलग रहना चाहते थे। दक्षिण राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्रह्मस्वामियों का गठन, भूस्वामियों का गठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उन समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। मतलब जहाँ पर भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, वहाँ पर उर नाम की ग्राम सभा होती थी। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों का और व्यापारियों का नियंत्रण रहता था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही, यानी कि बहुत साल तक चली। उस ज़माने में आम लोग कैसे रहते थे। उस जनसाधारण की जो जीवन था वो थोड़ी बहुत झल के हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से पता चलती हैं। कालिदास अपने नाटक में राजदरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। कालिदास जो थे बहुत बड़े कवि थे संस्कृत के, और इन नाटकों में एक रोचक बात यह थी कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण जो थे वो संस्कृत बोलते हुए दिखाए गए हैं, जबकि अन्य लोग जो हैं, महिलाएं प्राकृत भाषा बोलती थीं। इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक जो था अभिज्ञान शकुंतलम था। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है ना। इस नाटक में गरीब मछुआरे के राजकर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। यहाँ पर एक छोटा सा सीन दिखाया गया है उसका, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को। चीनी तीर्थयात्री था फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। जिनके पास पावरफुल लोग होते थे जो, वो उन कुछ छोटे लोगों को अछूत मानते थे। तो ये जो चीनी यात्री था फाशियन, इसने उनकी दुर्गति को भी देखा। इन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था
और उन्होंने यानी कि उस यात्री ने इनके बारे में क्या लिखा है, अगर इन लोगों का शहर या बाज़ार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क रह जाते थे और अपने को छू जाने से किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह पर बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। जब राजा की सेना निकलती थी तो ये राजा की सेना निकलती थी उसका दृश्य था। आप चाहें तो इसे पोज करके पढ़ सकते हैं। राजा जो थे वो साजो सामान लेकर निकला करते थे, है ना। ऊँट और हाथियों जैसे सामान ढोने के लिए जानवर उनके पेट पर लाद कर ले जाया करते थे, आगे उनके चलते थे, है ना। गाँवों में जो है रास्ते में पड़ने वाले गाँव होते थे उनका सत्कार करना पड़ता था राजा का। वे दही गुड़ तथा फूलों जैसे उपहार लाते थे उनके लिए। सेनाएं पीछे और विनाश विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। तो इसको मतलब ऐसा होता था पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी, धूल निकलती थी। ऐसा एक पिछले उसमें भी दिखाया गया है अशोका के बारे में। अन्यत्र क्या था, मतलब अन्य जगहों पे क्या हो रहा था, मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब में यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब तथा व्यापारी नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने की भूमिका निभाई थी, है ना। अरब में रहने वाले लोग अन्य ही लोगों में बेदूनी थे जो घुमक्कड़ कबीले के थे। ये मुख्यतः ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक जगह से मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में चल सकता है। ऊँट जो था वो मरुभूमि में चल सकता है और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। लगभग 100 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लामिक नगर की एक धर्म की शुरुआत की थी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना था। बाद समय सभी को सम्मान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्री और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, भक्ति स्त्री और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्री और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्री और पुरुषों के लिए है, दान देने वाले स्त्री पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम जो था उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और ईरान, भारत में फैल गया। अरब नाविक जो उस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले परिचित थे अब इस नए धर्म को भी ले आए। मतलब जो इस महाद्वीप के यानी कि भारत के जो थे लोग थे, है ना, वो अब इस नए धर्म को भारत में ले आए थे। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले आज का जो पाकिस्तान है सिंध उसको जीत लिया था। अब देखिए, हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्रीकृष्ण की सत्कर्णी की प्रशंसा लिखी थी, नहीं, गलत। आर्यव्रत के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, गलत। दक्षिणापथ के 12 शासक थे, राइट। गुप्त व शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे, गलत। ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी, राइट। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती थी, राइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ।